नमस्कार। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से खबरों से खबरदार में। मैं हूं राजमोहन तिवारी। देखिए, बिहार में 4 सीटों पर उपचुनाव संपन्न हो गया और अब तिरहुत स्नातक एमएलसी चुनाव को लेकर लड़ाई बिहार में इन दिनों धीरे धीरे तेज हो रही है। लेकिन रिजल्ट बीते 4 विधानसभा सीटों का 23 नवंबर को आना है। उससे पहले बिहार की सियासत में इसको लेकर सुगबुगाहट काफी ज्यादा है कि आखिरकार किस सीट पर कौन चुनाव जीत रहा है। क्या जो आईएनडीआईए गठबंधन के पास 3 सीटें हैं, दोबारा से आईएनडीआईए गठबंधन उन सीटों को अपने पास रखने में कामयाब होगी? क्या जीतन राम मांझी अपनी बहू के सहारे इमामगंज पर कब्जा जमाए रखने में कामयाब होंगे या फिर बड़ा उलटफेर हो सकता है? आज हम इस वीडियो में चर्चा इन तमाम 4 सीटों की करेंगे, लेकिन हम राजनीतिक परिस्थितियों की चर्चा करेंगे कि अगर उलटफेर हो गया तो बिहार की सियासत कितना बदलेगी और साथ ही साथ राजनीतिक दल और जो परिवार राजनीति में इतने समय से टिके हुए थे, जो पार्टी उन सीटों पर खूंटा गाड़े हुए थी, उनका क्या होगा। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार रवि रंजन जी हैं और वरिष्ठ पत्रकार प्रवीण बागी जी हैं। सबसे पहला कमेंट तो आपसे लेंगे कि 23 नवंबर को भले ही रिजल्ट आएगा, लेकिन जिस तरीके की सुगबुगाहट अभी इन 4 सीटों को लेकर तेज हुई है, उसको कैसे देख रहे हैं? तेज तो इतनी है कि पूछिए मत। जो उम्मीदवार हैं वो रात में सो नहीं पा रहे हैं ठीक से, नींद उनकी उड़ी हुई है, क्योंकि जो खबरें आ रही हैं, जो रिपोर्ट्स आ रहे हैं, वो परस्पर विरोधाभासी है। कोई ये सीना ठोक के नहीं कह सकता कि मैं वहाँ से जीत रहा हूँ, और उलट पुलट की संभावना पूरी बनती दिख रही है। तो सबसे पहले हम बेला की सीट लेते हैं। सबसे ज़्यादा चर्चा बेलागंज की सीट को लेकर के है, क्योंकि 7 बार वहाँ से लगातार विधायक रहे हैं सुरेंद्र यादव। इसके बावजूद ये कहा जाता है कि बेलागंज का अपेक्षित विकास नहीं हुआ। वो बिहार सरकार में मंत्री भी रहे, लालू प्रसाद के करीबी हैं, इसके बावजूद वो उपेक्षित क्षेत्र, और पटना से करीब है, बिल्कुल सटे हुए है पटना से। तो ये, मगर फिर भी वो जीतते रहे, तो कुछ न कुछ तो विशेषता होगी उस व्यक्ति में कि कुछ नहीं करने के बाद भी या कुछ करने के बाद भी लोगों का भरोसा उस पर बना हुआ है। तो ये सबसे महत्वपूर्ण बात है कि लोगों का भरोसा अपने पर बनाए रखना, और ये सबसे बड़ी पूंजी होती है लोकतंत्र में चुनाव जीतने के लिए। तो सुरेंद्र यादव की जो पूंजी है वो इस बार अगर छिटक जाती है उनसे, तो ये बहुत बड़ा झटका होगा, क्योंकि उनके पुत्र अभी राजनीति में कदम ही रख रहे हैं और उनको वो आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो वो अगर प्रथम पग ही उनका गड़बड़ हो गया तो ये पूरा भविष्य उनका आगे कठिन हो जाएगा। मतलब ऐसा नहीं है कि आगे फिर चुनाव नहीं जीत सकते हैं या सचमुच वो अभी हार ही रहे हैं। ये एक संभावना दिख रही है वहाँ कि अगर वो हार गए तो क्या होगा, तो आगे का राह उनका कठिन हो जाएगा। आगे की जो तैयारी है। सुरेंद्र यादव के मतलब कद पर कितना बड़ा झटका होगा? सुरेंद्र यादव के कद पर ज़्यादा झटका नहीं होगा। झटका तो होगा, मगर वैसा नहीं, क्योंकि वो खुद उम्मीदवार नहीं है। वो अगर उम्मीदवार रहते और वो हार जाते तो वो उनके लिए बहुत खराब स्थिति होती, बुरी स्थिति होती। बेटे की लॉन्चिंग खराब होगी, और ये ज़्यादा बड़ा झटका होगा राजद के लिए, पार्टी के लिए, क्योंकि पार्टी ने टिकट दिया है। वो पार्टी के प्रतिनिधि के तौर पर वहाँ उनके पुत्र उम्मीदवार हैं, और लालू प्रसाद 4 सीटों में सिर्फ वहीं गए प्रचार के लिए। तो लालू की भी परीक्षा है, अग्नि परीक्षा वहाँ है, सुरेंद्र यादव की तो है ही, और तेजस्वी यादव की भी है, आरजेडी की, एमवाई की, सबकी प्रतिष्ठा है। जब पार्टी की प्रतिष्ठा है तो पूरे सिद्धांत पॉलिसी सबकी वहाँ अग्नि परीक्षा होगी। अब उस अग्नि परीक्षा में कौन तप के निकलेगा ये देखना होगा, ये दिलचस्प होगा। और अगर वहाँ से सुरेंद्र यादव के पुत्र हारते हैं तो ये क्रेडिट जाएगा जन सुराज को, क्योंकि जन सुराज ने ऐसा वहाँ गेम किया कि वो उम्मीदवार उनका संकट में आ गया, राजद का उम्मीदवार दंड भेद सब लगा दिया। सब लगा दिया।
जैसे लालू प्रसाद ने लोकसभा चुनाव में औरंगाबाद में अभय कुशवाहा को टिकट देके एक वहाँ तिलस्म बना दिया था जिसको राजग के लोग नहीं भेद पाए, वैसा ही तिलस्म जन सुराज ने बना दिया बेलागंज में, जिसको न राजद भेदने में सफल होता दिख रहा है, न एनडीए भेदने में उसको सफल होता दिख रहा है। तो ये एक क्रेडिट जाएगा अगर परिणाम अनुकूल नहीं आता है। ये भी तो होगा कि अगर मनोरमा देवी जीतती हैं, जेडीयू की गया में एंट्री होती है बेलागंज के जरिए, तो लोग फिर आरजेडी के पास मौका होगा ये बताने की कि जनसुराज देखिए बीजेपी का बी टीम है और उसने वोट काटा तो हम हार गए। हाँ, ये तो उनके पास ये होगा ही, वो तो प्रचारित करेंगे ही कि अभी ही कह रहे हैं बी टीम, प्रशांत किशोर को अभी ही बताया जा रहा है बी टीम। जैसे उदाहरण तो मिल ही जाएगा, जैसे वहाँ वो ओवैसी हैं, ओवैसी को भाजपा की बी टीम बताया जा रहा है और यहाँ जन सुराज के को बी टीम कहा जा रहा है। ओवैसी ने भी यहाँ कैंडिडेट दिया था, बिल्कुल दिया था। तो ये राजनीति में जब जिसको जो सूट करता है वो बोल देता है, जो बोलता है वो सही ही बोल रहा है ये गारंटी नहीं है, क्योंकि आजकल झूठ की राजनीति ज़्यादा हो रही है। राजनेता इतना झूठ बोल रहे हैं कि कोई बड़ा से बड़ा झूठा आदमी भी उतना झूठ नहीं बोलता होगा जितने अच्छे अच्छे राजनेता, बड़े बड़े राजनेता जितना झूठ। अभी तो सुरेंद्र यादव की हार पे हम चर्चा कर रहे थे, उनके बेटे हार गए तो क्या बदलेगा, लेकिन अगर मान लीजिए कि मनोरमा देवी हार गई तो मनोरमा देवी की राजनीति कैसी होगी? देखिए, मनोरमा देवी के हार जाने से सबसे ज़्यादा असर तो असल में लड़ाई वहाँ लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार के ईगो की लड़ाई है। नीतीश कुमार ने पिछले लोकसभा चुनाव का बदला लेने के लिए मनोरमा देवी को वहाँ पर खड़ा किया। ये अभय कुशवाहा यहाँ से प्रत्याशी थे जदयू के पिछले चुनाव में, और इस बार अभय कुशवाहा को लालू प्रसाद यादव ने अपनी टीम में जोड़ लिया, तो नीतीश कुमार तो एक बदला लेना चाह रहे थे उनसे। दूसरी, मनोरमा देवी के बेटे का माने रॉकी यादव अब राजनीति में प्रवेश करने वाले हैं और कर ही चुके हैं, उनके साथ घूम रहे हैं, तो उनका एक तरह से कहिएगा तो शुरुआत ही खराब हो जाएगी। मनोरमा देवी अगर हारी तो उनकी एंट्री पर प्रश्न चिन्ह लग जाएगा, और मैंने किसी पार्टी के टिकट पर लड़ना और निर्दलीय चाहे ऐसे लड़ना एक अलग बात। पहले एमएलसी का चुनाव हारी, बीच में भी विधानसभा का चुनाव हार जाए, तो सवाल यह है कि रॉकी यादव का राजनीतिक भविष्य प्रश्न चिन्ह है। दूसरा, नीतीश कुमार क्या लालू प्रसाद यादव को चैलेंज देकर वो जीत जाते हैं, तो वहाँ पर उनकी गया के इलाके में बेलागंज में नीतीश कुमार जदयू की एंट्री हो जाएगी, तो ये एक बहुत बड़ी बात और होगी। अगर मानते हैं कि जनसुराज जीतता है तो फिर बिहार की सियासत कितनी बदलेगी? देखिए, जनसुराज के जीतने से जनसुराज पार्टी को खुद का ही माने उसका अस्तित्व जो है इस लड़ाई में बहुत दांव पर है, तो खुद ही वो एक बड़ा उभर कर सामने आ जाएंगे। दूसरा, लालू प्रसाद यादव की पूरी टीम जो वो डरी हुई है कि कहीं ये एमवाई समीकरण को खत्म न कर दे, उसमें वो सफल होते दिख रहे हैं। और अगर मोहम्मद अमजद ने कुछ कमाल कर दिया और मैंने कुछ भी वोट से वो जीत जाते हैं, तो जन सुराज के लिए तो ये एक बहुत बड़ा मैंने कह सकते हैं कि उनके लिए बिहार की राजनीति में एक बड़ी और नई शुरुआत हो जाएगी। तो अमजद की जीत को आप अगर होता है तो आप कैसे देखते हैं, बिहार की सियासत कितनी बदलेगी? बिहार की सियासत एक नई राह पर चल पड़ेगी, क्योंकि प्रशांत किशोर ने पूरी तैयारी कर रखी है, और अगर ये जीत उनकी हो जाती है तो इसका बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा 25 के विधानसभा चुनाव में, और फिर उस समय एक हवा उनके पक्ष में रहेगी। अभी तो ये पहला चुनाव है उस पार्टी का, मगर ये सीट जीत जाने से एक नई ऊर्जा और एक नया जोश पार्टी के अंदर आ जाएगा। एक भी सीट निकल जाती है तो ये गेम चेंजर होगा, न सिर्फ जनसुराज के लिए अपितु बिहार की राजनीति के लिए। बिल्कुल। चलिए, अब तो बेलागंज की चर्चा कर रहे थे, अब उससे सटे इमामगंज की चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि बीते 2 चुनाव से जीतन राम मांझी वहां से चुनाव जीतते आए, अब गया के सांसद बने, केंद्र में मंत्री हैं, सीट खाली किया तो बहू दीपा मांझी को मैदान में उतारा। अब दीपा मांझी के लिए भी बड़ा मुश्किल परिस्थिति बना हुआ है कि हारेंगे जीतेंगे। अगर उनके साथ ऐसा कुछ उलटफेर हो जाता है तो उनके लिए कितना बड़ा। देखिए, दीपा मांझी उस क्षेत्र में खाली ये मांझी की बहू होने का ही उन पर नहीं है,
वो क्षेत्र में काम भी करते रही हैं पहले से, लोग जानते हैं, और एक राजनीतिक परिवार की बहू हैं। दूसरा, उनके पति भी मंत्री हैं, उनके ससुर भी मंत्री हैं, केंद्र सरकार में मंत्री हैं। तो लोगों को ये लगता है कि अगर ये जीत कर जाएंगी तो उनका काम थोड़ा आसान होगा, लोगों को मिलना जुलना उनसे, और केंद्र से लेकर और बिहार सरकार तक उनका काम। लेकिन मुश्किल ये है कि वहाँ रोशन मांझी जो खड़े हैं, और इस बार चुनाव में जो आखिर समय में जो रुझान समझ में आई लोगों से बातचीत में, कि रोशन मांझी ने मांझी मतदाता, चौधरी मतदाता और उसमें कुछ अगड़ी जाति में भी वोट काट लिया है और अच्छा उनको मत मिल गया है। तो रोशन मांझी अगर जीत जाते हैं तो दीपा मांझी की राजनीतिक उस पर एक तो है कि एक परिवारवाद का पासवान वोटर को लेकर भी हाँ, पासवान, ये मैं कहने वाला ही था कि असल में ये लड़ाई वहाँ पर इमामगंज में दो बड़े दलित नेताओं की बन गई है, और चिराग पासवान वहाँ प्रचार करने नहीं गए। बात ये भी आई कि रोशन मांझी को भीतर भीतर इनकी टीम ने सहयोग भी किया, और कहीं अगर ऐसा हुआ होगा तो दलित नेता कौन होगा, जीतन राम मांझी होंगे कि चिराग पासवान होंगे, या पासवान केवल उन्हीं की बात मान रहे हैं, या पासवानों के सर्वमान्य नेता हैं चिराग पासवान, ये यहाँ पर साफ हो जाएगा। तो ये इमामगंज की लड़ाई बड़ी दिलचस्प है। और एनडीए में जो ये प्रश्न हुआ, ये नीतीश कुमार के घर पर जो बैठक हुई और उसमें हुआ कि सब लोग मिलकर और सबके लिए वोट मांगे, तो चिराग पासवान क्यों बिदक रहे हैं, इमामगंज में वो नहीं गए। और एमएलसी के चुनाव की जो आपने चर्चा की, वहाँ भी अभिषेक झा के नॉमिनेशन में चिराग पासवान नहीं गए। तो क्या चिराग पासवान कोई अलग राह खोज रहे हैं? इस चुनाव में अगर रोशन मांझी को ज़्यादा मत मिल जाते हैं तो चिराग पासवान की विश्वसनीयता पर नीतीश कुमार प्रश्न चिन्ह लगा देंगे। ऐसा लग रहा है आप? बिल्कुल, उनका नहीं जाना कई सवाल खड़े करता है, और वो पार्टी छोड़ करके आए और तब इंडिपेंडेंट लड़ रहे हैं रोशन। तो इसका मतलब साफ है कि पार्टी की सहमति से वो आए, क्योंकि पार्टी ने एक बार भी उनके खिलाफ बयान नहीं दिया। आज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने साफ तौर पर कहा कि हम जेडीयू कैंडिडेट अभिषेक झा के समर्थन में पूरे मजबूती के साथ हैं। तो ये बयान आया है, अब आया है, तो इस बयान का कुछ असर जरूर पड़ेगा, मगर देखना ये होगा कि अंदर खाने क्या कर रहे हैं। हाथी के दांत दिखाने के, बिल्कुल, जो कार्यकर्ता उनके हैं वो किसके लिए काम कर रहे हैं। और ये विधान परिषद का जो चुनाव होता है, ये चुनाव अपने आप में एक मतलब अजीब सा चीज़ है। इसको चुनाव आयोग भी महत्व नहीं देता है, क्योंकि ये बैकडोर वाली पॉलिटिक्स है। आप देख लीजिए वोटर बनाने के लिए कितना प्रचार करता है। अभी अभियान चल रहा है, विशेष अभियान की, जो 18+ हो गए वो वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाएं, कॉलेजों में कैंप उसके लिए स्पेशल लगाया जा रहा है। मगर आज तक कभी आप लोगों ने देखा होगा कि एमएलसी चुनाव में वोटर में नाम जुड़वाइए, वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाइए, एक अभियान चला हो, या कोई एक अपील किसी पॉलिटिकल पार्टी ने की हो, या चुनाव आयोग की ओर से कोई इश्तहार अखबारों में आया हो कि एमएलसी चुनाव होना है, उसमें वोटर बनिए जो लोग नहीं बने हैं। और हर चुनाव में नया वोटर लिस्ट बनता है, पुराना अमान्य हो जाएगा। आप ऐसा नहीं कि एक बार बन गए वोटर तो आजीवन बने रहेंगे, वो एक ही चुनाव भर आपको अधिकार मिलेगा वोट देने का, फिर अगले चुनाव में फिर से आपको वोटर बनना पड़ेगा। तो ये साफ है कि ये पूरा घोर मट्ठा किया हुआ है, ताकि लोग अपने अपने तरीके से तरह तरह का उपाय लगा के, षड्यंत्र रच के, खेल के और छल प्रपंच से वहाँ पहुँच जाएं। ये आम आदमी के आंखों में एक लोकतांत्रिक व्यवस्था के खिलाफ है ये चुनाव प्रक्रिया, जो विधान परिषद की चुनाव प्रक्रिया। उपचुनाव के 5 दिसंबर को इसकी वोटिंग होगी और तमाम कैंडिडेट जो हैं वो उतार दिए गए हैं। राजद की तरफ से गोपी किशन आ गए हैं, जन सुराज ने विनायक गौतम को उम्मीदवार बनाया है, जो कि पूर्व एमएलसी रामकुमार सिंह के बेटे हैं, और अभिषेक झा जेडीयू के, और निर्दलीय राकेश रोशन है। लेकिन इमामगंज पे हम चर्चा कर रहे थे दीपा मांझी, जितेंद्र पासवान अगर पासवानों का वोट ले ले, मांझी के वोट में टूट हो, और एमवाई समीकरण अगर रोशन मांझी के पक्ष में जाता है तो पलड़ा उनका भारी हो सकता है। तो अगर दीपा मांझी चुनाव हार जाती हैं तो जीतन राम मांझी के लिए कितना बड़ा झटका होगा इमामगंज की सीट? वो हार जाती हैं तो हो सकता है कि पार्टी में उनके बगावत हो जाए। अच्छा, मांझी के लिए सबसे कठिन चुनाव है ये। अगर दीपा मांझी वहाँ हार जाती हैं तो ये तय मानिए कि पार्टी के अंदर विद्रोह हो जाएगा। विद्रोह हो जाएगा, क्योंकि लोग नाराज बैठे हैं, जले भुने बैठे हुए हैं कि जहाँ कुछ भी होता है तो सबसे पहले परिवार फर्स्ट, फैमिली फर्स्ट,
कहने को नेशन फर्स्ट है मगर करते हैं फैमिली फर्स्ट। तो पार्टी के अंदर विद्रोह होगा, कुछ लोग हो सकता है पार्टी छोड़ भी दें। रोशन मांझी के जीत पर भी बहुत सारे लोग चर्चा कर रहे हैं कि अगर इमामगंज वो जीत गए तो फिर उदय नारायण चौधरी की राजनीति क्या होगी? बंद हो जाएगी, फिर उनको कोई नया क्षेत्र तलाशना होगा। इस बार उन्होंने कहा कि मैंने खुद से सीट छोड़ दिया, आर्थिक मजबूरी थी, और वो तो मुझे लगता है कि चाहेंगे कि हारी जाए ताकि फिर 25 में टिकट मिले, लेकिन अगर जीत गए रोशन मांझी तो फिर उदय नारायण चौधरी की राजनीति खत्म। उदय नारायण चौधरी देखिए बहुत वो एक्टिविस्ट टाइप के नेता हैं और जनता से उनका जुड़ाव रहता रहा है। उन पर यह भी आरोप लगता रहा है कि नक्सलियों से उनके संबंध रहे हैं। तो नक्सलियों से संबंध रहे हैं, अगर वो राजनेता हैं, उस क्षेत्र के प्रतिनिधि हैं, तो नक्सलियों से बातचीत करना कोई गुनाह नहीं है। बातचीत करके उनको वापस मुख्य धारा में लाना ये सबका दायित्व है। राजनीति मगर राजनीति में उसको कैसे यूज किया जाता है ये अलग बात है। तो ये हार गए चुनाव, ये अलग चीज़ है कि 2015 हारा, 19 में लोकसभा हारे, हाँ, फिर 20 में विधानसभा, लगातार कई चुनाव वो हार गए। तो वैसे भी अब वो क्षेत्र उनके अनुकूल नहीं रहा, तो वहाँ से हार के डर से ही चुनाव मैदान से संभव है। वहाँ से अगर दूसरे कोई जीत भी जाते हैं तो इससे उदय नारायण चौधरी के सेहत पर हमको नहीं लगता है कि बहुत फर्क पड़ेगा। इमामगंज तो छूट जाएगा उनसे, फिर इमामगंज छूट ही जाएगा। जब 3-4 चुनाव उस इलाके से वो हार चुके हैं तो अब वो कोई नया क्षेत्र तलाश रहे होंगे या फिर विधान परिषद वाला रास्ता अख्तियार करने की सोच रहे होंगे। क्योंकि 4 चुनाव 3 चुनाव जो लगातार हार जाए, तो हालांकि जीत के उसके बाद भी लोग आते हैं, मगर वो बहुत कम वैसी घटना देखने में आती है कि लगातार एक के बाद एक 3-4 चुनाव हार गए और फिर जीत के आ गए। तो इसलिए वो मन बना चुके होंगे उदय नारायण चौधरी कि अब वो दूसरे ढंग की राजनीति करेंगे, कोई दूसरा क्षेत्र अपने अनुकूल जो हो, जहाँ से जीतने की संभावना बनती हो, वो क्षेत्र उन्होंने चुन भी लिया होगा। और हो सकता है कि 25 के चुनाव में किसी नए क्षेत्र से वो उम्मीदवार बन के आए। बात तरारी की कर लेते हैं। तरारी में भी हॉट सीट ही ये माना जा रहा था। चर्चा ये है कि वहाँ पर कांटे की फाइट है। सुदामा प्रसाद सांसद बन गए, आरा के तो सीट खाली हो गई। माले के विधायक थे, अब माले के सांसद राजू यादव माले के उम्मीदवार, और सामने जो कैंडिडेट है वो बाहुबली पूर्व विधायक सुनील पांडे के बेटे विशाल प्रशांत। दोनों की साख दांव पर है। माले को अपना कब्जा बचाना है, राजू यादव को अपनी राजनीति भी बचानी है। पहले 2 चुनाव हार गए हैं। और विशाल प्रशांत की लॉन्चिंग, विशाल प्रशांत की लॉन्चिंग एक बड़ी बात है। उस इलाके में अगड़ी जाति का जो मतदाता है, सवर्ण वोटर जो है, वो ये चाहता है कि माले से मुक्ति मिले। और माले से मुक्ति कब मिलेगी? जब राजू यादव हारेंगे। राजू यादव आरा से सांसद का चुनाव लड़ चुके लेकिन नहीं जीते हैं, तो वो असफल नेता के तौर पर हैं और उनको अब विधायक का उनकी लगता है कभी-कभी खराब मिल जाता है। हाँ, जीतने का बारी आया तो टिकट कट गया। अब वो विधायक का चुनाव लड़ रहे हैं। राजू यादव लेकिन युवाओं में बहुत लोकप्रिय हैं। राजू यादव संगठन करता भी है भारतीय ये माकपा में, माने माले में उनकी अच्छी पकड़ है और माले का कैडर उनको बहुत मानता है, समझता है। तो एक पक्ष उनके उसमें है कि वो एकजुट होकर माले के कैडर वोटर जो हैं उनके पक्ष में मतदान किया है, इस बार भी किया है। इस बार जो जन स्वराज पार्टी की तरफ से एक महिला प्रत्याशी वहाँ पर किरण सिंह उतर गई हैं, तो ये कहा जा रहा है कि उन्होंने फॉरवर्ड वोटर में सेंध लगाई है और कुशवाहा समाज के मतदाता भी उनको सहयोग कर रहे हैं। लेकिन कुशवाहा मतदाता इस बार कहीं नहीं गया है और वो समझ गया है कि उसको एनडीए के साथ में रहना है। तो इसलिए अब ये कयास का इसको कोई वो दम नहीं है कि इन्होंने काट लिया होगा। तो एक तरफा वोट अगर सवर्ण जाति के और एक तरफा वोट अगर उनके कैडर वोट पड़ जाएं तो निश्चित रूप से जो वोट कटवा होगा वही निर्णायक होगा। और ऐसी स्थिति में प्रशांत विशाल की लॉन्चिंग थोड़ी मुश्किल में है, ये कहा जा सकता है। अगर मान लीजिए उनकी लॉन्चिंग मुश्किल में हुई, सीट गंवाना पड़ गया, सुनील पांडे के लिए कितनी बड़ी संकट होगी, क्योंकि वो भी 2 चुनाव लगातार हारे। फिर अगर बेटे को उतारा है तो मुश्किल तो उनके लिए हो जाएगी। निश्चित रूप से सुनील पांडे माने 2005 में वहाँ से जब वो पीरो विधानसभा था तो जदयू के साथ भी रहे, वो समता पार्टी में भी रहे, बाद में वो लोक जनशक्ति पार्टी में चले गए, अब फिर भारतीय जनता पार्टी में आ गए। हर बार पार्टी बदल देना, हर बार अपना वो सिद्धांत बदल देना। सुनील पांडे
के ऊपर एक तहमत भी है कि इन्होंने परमेश्वर मुखिया की हत्या का जो वो हुआ था, वो साजिश में ये शामिल थे, या उनके भाई थे, जो भी हो। तो इस चीज़ को से उबरना चाहता है वहाँ का भूमिहार मतदाता, और सुनील पांडे को अपना नेता मान लेने में उन लोगों को हर्ज नहीं, क्योंकि उनको माले से मुक्ति चाहिए। तो सुनील पांडे के सामने ज़्यादा बड़ी मुश्किल है कि उनको राजनीति में अगर बचे रहना है तो ये चुनाव जीतना उनके लिए बहुत ज़रूरी है। कैसे देख रहे हैं सुनील पांडे की राजनीति को आगे, अगर सीट चली गई? देखिए, कुछ नेता होते हैं जो हिंसक घटनाओं का विरोध करके या जो आंदोलन चलते रहते हैं वाम जनवादी ताकतों की, भूमि हड़पो या संपत्ति हड़पो, इस तरह के आंदोलन, तो उसका विरोध करके वो नेता बन जाते हैं। शहाबुद्दीन भी नेता बने उसी तरह, भाकपा माले के विरोध में खड़ा हुए तो जो पीड़ित पक्ष था वो उनके साथ जुट गया। सुनील पांडे भी उसी तरह, उनका भी अभ्युदय हुआ उसी तरह से। वो जब माले के कैडर और रणबीर सेना में जंग हो रहा था उस समय उनका उभार हुआ था। मगर अभी स्थिति बदल गई है, अभी वैसा संघर्ष नहीं है। माले भी बदल गया है, माले की पैठ भी बढ़ी है, आम आदमी के बीच अब उसका ज़्यादा बेहतर संबंध हुआ है, शाहबाद में ज़्यादा। और जो पॉलिसी उनकी थी पहले कि जिसके पास ज़्यादा ज़मीन है वो कब्जा कर लो, खुद जोत लेना, बो लेना, तो अब वो ऐसा नहीं कर रहे हैं। और यही वजह है कि अभी लोकसभा में वहाँ से आरा से वो उनका उम्मीदवार जीता। तो इसलिए अब वो पहले वाली बात नहीं है। तो इस बदली हुई परिस्थिति में सुनील पांडे या उनके पुत्र विशाल जो हैं वो कितना वहाँ के लोगों के नज़र में आ पाएंगे, कितना लोग उनको समर्थन देंगे, इसमें संदेह है। और माले ने अभी तुरंत वहाँ चुनाव जीता है लोकसभा का, तो इसलिए उसका हौसला बुलंद है, लोगों का समर्थन भी उसके साथ है। मगर चुनाव में कभी भी कुछ भी हो सकता है, इसलिए एकदम टू दी पॉइंट कहना कि ये जीत रहा है, ये हार रहा है, बड़ा कठिन है। हाँ, नहीं, हम बात करें कि अगर विशाल प्रशांत की लॉन्चिंग खराब हो जाती है तो राजनीति फिर आगे की 25 की क्या होगी? 25 की वही होगी जो सुरेंद्र यादव के पुत्र की होगी, अगर वो हार जाते हैं तो। मगर ये एक चुनाव हार जाने से टिकट देगी 25 में? बिल्कुल दे सकती है, क्योंकि एक चुनाव हार जाने से किसी के राजनीति समाप्त नहीं होती है, लगातार हो जाएगी। और वो तो अभी राजनीति में कदम ही रखा है सुनील पांडे 15 भी हारे, 20 भी हारे, फिर बेटा भी अगर 24 हार गए। हाँ, तो सुनील पांडे हारे, उनके पुत्र का तो ये पहला चुनाव है। तो पहला चुनाव है, तो अगर वो हार भी जाते हैं मगर सम्मानजनक अगर वोट उनको मिलता है, समर्थन मिलता है, तो 25 के चुनाव में टिकट मिलने में कोई दिक्कत नहीं होगी। माले अपना गढ़ अगर गंवा देती है तो माले के लिए एक बड़ा धक्का होगा, क्योंकि अभी तुरंत वो जीते हैं उस क्षेत्र से और तुरंत फिर विधानसभा का हार जाते हैं, और वो भी वो विधानसभा जहाँ से 2 टर्म माले लगातार रहा है। तो ये माले के लिए एक बहुत बड़ा झटका होगा, और उसको फिर से अपनी रणनीतियों पर विचार करना ये पड़ेगा। माना जाएगा उसकी ब्रह्मेश्वर मुखिया को लेकर जो नाराजगी थी भूमिहारों में वो खत्म हो गई, साथ ही सुनील पांडे के जो वोट छिटक गए थे वो भी साथ आ गए, और जो कुशवाहा शाहबाद में नाराज हुए थे उनकी भी नाराजगी खत्म हो गई। अब बिल्कुल देखिए, माले दूसरे ढंग की राजनीति करता है। वो जो मुख्य धारा की पॉलिटिकल पार्टियां हैं, वो जैसे धन बल, जन बल, ये सब इस्तेमाल करती हैं चुनाव में, माले वैसा नहीं करता। उसके कार्यकर्ता अभी भी चुनाव प्रचार में जाते हैं, साइकिल से जाते हैं, जीप से जाते हैं, और 2 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया ऐसे करके चंदा लेते हैं, और वो भी ज़्यादा अपने समर्थकों से बाज़ार में घूम के वो उस तरह से चंदे की वसूली या बड़े पूंजीपतियों से वसूली वो नहीं करते हैं। और वो करके अच्छा रिजल्ट उन्होंने दिया कुछ क्षेत्रों में, तो इसलिए उनको आप एकदम इग्नोर भी नहीं कर सकते, और उनको एकदम श्योर शॉट भी नहीं कह सकते कि वो जीत ही रहे हैं या हार ही रहे हैं। तो वहाँ बहुत मुकाबला कड़ा है, और इससे ट्रेंड पता चलेगा कि वाम दलों के बारे में लोग क्या सोच रहे हैं। क्योंकि अभी जो बिहार में सरकार है उसमें जातीय हिंसा बिल्कुल बंद है, जातीय हिंसा एक तरह से समाप्त हो गई है बिहार में। मगर इसके पहले जो सरकार थी लालू प्रसाद की, उस समय परवान पर थी जातीय हिंसा, तो उस समय माले का भी ताकत बहुत था, रणबीर सेना जैसे लोगों का भी ताकत बहुत था। तो अब दोनों का ताकत, जो मूल ताकत है, वहाँ लौट आए हैं लोग। अब वो उभार नहीं है पहले के जैसा। अब आखिरी सीट रामगढ़ की चर्चा कर लेते हैं। वहाँ पर जगदानंद सिंह की प्रतिष्ठा दांव पर है। खुद कई बार विधायक रहे, उसके बाद उनके बेटे सुधाकर सिंह
20 में विधायक बने, अब वो बक्सर के सांसद बन गए हैं, सीट खाली हुई तो जदयू से अपने भाई अजीत सिंह को पार्टी में लाए और राजद ने टिकट भी दे दिया। सामने में बीजेपी पुराने अपने कैंडिडेट अशोक सिंह पर ही निर्भर है और बसपा ने अंबिका यादव के भतीजे सतीश यादव को मैदान में उतारा। वहां पर सुधाकर सिंह के लिए और जगदानंद सिंह के लिए प्रतिष्ठा कितनी दांव पर है? देखिए, प्रतिष्ठा तो निश्चित रूप से जगदानंद सिंह की प्रतिष्ठा दांव पर है। उन्होंने, यही जगदानंद सिंह हैं जो एक बार अपने ही बेटे सुधाकर सिंह का विरोध करके चुनाव प्रचार किया है खुलेआम और उनको हरवाया भी था। और फिर बाद में यही जगदानंद सिंह ने अपने बेटे को सांसद बनाया, फिर अब दूसरे बेटे को विधायक बनाने जा रहे हैं। तो लोगों में एक संदेश तो चला गया कि ये वो जगदानंद सिंह नहीं रहे जो वंशवाद के खिलाफ हैं। तो जगदानंद सिंह अगर वो नहीं रहे तो उनके पास एक ऑप्शन है। अंबिका बाबू उस इलाके के कद्दावर नेता रहे हैं और राजद से भी वो चुनाव जीते हैं। तो पिछली बार बहुत कम वोटों से, मैंने 178 या कुछ वोटों से वो हार गए थे। बहुजन समाज पार्टी की स्थिति उत्तर प्रदेश में थोड़ी कमज़ोर हुई है। इसका असर बिहार में भी दिखे। तो बिहार के माने कैमूर जिला और बक्सर संसदीय क्षेत्र के हिस्से उसमें आते हैं, रामगढ़ में, तो वहाँ बहुजन समाज पार्टी के वोटर तो हैं और वो वोट करते रहे हैं और इनको मजबूत स्थिति में है सतीश यादव, और यादव मतदाता भी सतीश यादव के साथ में है। अच्छा। तो अब आप सोच लीजिए कि वहाँ पर अगर यादव में वाई समीकरण जो है वो उसमें दरक गया और प्रशांत किशोर ने एक कुशवाहा प्रत्याशी को वहाँ पर मैदान में खड़ा कर दिया है। और प्रशांत किशोर जिस तरह से मुस्लिम मतदाताओं को टारगेट कर रहे हैं, तरारी में भी किया है और वहाँ भी किया है, तो अगर उसमें वो कुछ वोट काट पाएंगे तो अजीत जी की स्थिति थोड़ी खराब है वहाँ पर। लेकिन अशोक सिंह बहुत मजबूत स्थिति में, ये नहीं कहा जा सकता। ये लड़ाई तो भारतीय जनता पार्टी और बहुजन समाज पार्टी में थी, लेकिन अब लड़ाई में अजीत जी हैं, तीन लोग हैं। तो फिर प्रशांत किशोर अगर कुछ बड़ा कमाल कर जाते हैं तो यहाँ अशोक सिंह की भी स्थिति बहुत मजबूत नहीं है। तो क्या सतीश माने यादव वहाँ से चुनाव जीते? जिस तरीके से सुधाकर सिंह भाषण दे रहे थे, कह रहे थे कि एक सांसद के सामने विधायक की कोई औकात नहीं है, जो भी जीतेगा घुटने पर ले आऊंगा, मतलब लग रहा था कि हारी हुई बाजी वो लड़ रहे हैं। उनके कहने का अर्थ रहा होगा ये कि जनता के काम के लिए उसको हम बाध्य कर देंगे, अगर वो नहीं काम करेगा तो बाध्य करेंगे जो भी विधायक वहाँ से जीतेगा। और ये तो तय है कि उनका कद बढ़ा है लोकसभा चुनाव जीतने के बाद। और दूसरी खासियत उनकी है कि सुधाकर सिंह की कि वो खरी खरी बातें बोलते हैं, जो बोलने से परहेज करते हैं दूसरे राजनेता। और भ्रष्टाचार पर जितना प्रहार किया है उन्होंने अपने भाषणों के माध्यम से, उतना बिहार में बहुत कम राजनेता उस तरह की बातें बोलते हैं। जब वो मंत्री थे, कृषि मंत्री के रूप में भी उन्होंने अपने विभाग को जिस तरह से खरी खोटी सुनाई, वैसा कोई मंत्री हिम्मत नहीं करता है, हाथ पांव कांपने लगते हैं लोग के। एक मंत्री अभी रूठ के चले गए हैं दरभंगा, समाज कल्याण मंत्री, और उनके जो आसरा होम है जो बच्चियों के लिए, वहाँ क्या स्थिति है ये देखा जा सकता है। तो मंत्री को फाइल नहीं भेज रही हैं सचिव, तो अब इसी से समझ जाइए कि मंत्रियों की क्या स्थिति है। अब आप कल्पना कीजिए कि सुधाकर सिंह वहाँ होते तो क्या वो रूठ के चले जाते अपने गांव? इस्तीफा नहीं भेजते, वो लठ लेके वहाँ खड़ा हो जाते हैं कि कैसे नहीं फाइल हमारे पास आएगी और कैसे ये घटना हो गई, ऐसी की तैसी कर देते हैं वो अपने मुख्यमंत्री की भी और पूरी विभाग की। तो ये खासियत है जो सुधाकर सिंह की लोकप्रियता की सबसे बड़ी वजह है, क्योंकि भ्रष्टाचार से इस प्रदेश का हर आदमी पीड़ित है, चाहे वो सर्वोच्च शिखर पर बैठा हो या निचले पेंदे में बैठा हो। तो हर आदमी, और उस आवाज़ को वो स्वर दे रहे हैं, उसकी पीड़ा को स्वर दे रहे हैं सुधाकर सिंह। तो सुधाकर सिंह वहाँ प्रचार कर रहे हैं तो इसका असर पड़ेगा और उनके भाई के पक्ष में लोग जरूर गोलबंद होंगे। अब वो बाकी की जो पार्टियां हैं, जो उम्मीदवार हैं, वो कितना उसमें सेंधमारी कर सकती हैं। प्रशांत किशोर बोलते थे कि रामगढ़ में राजद तीसरे या चौथे नंबर पे रहेगी, ये उन्होंने दावा किया था। और अगर ऐसा हो गया, दूसरे ही नंबर पे जाए, तीसरे या चौथे नंबर पे जाए, अगर ऐसा हो गया तो ये तो बड़ा झटका होगा। प्रशांत किशोर अब वो पुराने वाले प्रशांत किशोर नहीं है, स्ट्रेटजिस्ट नहीं है। अब वो एक राजनीतिक पार्टी के नेता हैं। तो नेता हैं तो इसलिए वैसी भाषा बोलते हैं। कोई ये थोड़ी कहेगा कि हम वहाँ कमज़ोर स्थिति में हैं। नहीं, मान लेते अगर ऐसा हो भी गया, अगर हार गई
राजद वहां पर, तो फिर किस प्रकार राजद हार गई तो ये जगदानंद सिंह की हार होगी, क्योंकि जगदानंद सिंह ने वहाँ काफ़ी काम किया है और उसके बावजूद वो हार जाते हैं तो सुधाकर सिंह के चुनाव पर भी असर पड़ेगा। उनकी भी स्थिति कमज़ोर होगी कि उनके रहते उनके भाई हार गए। लालू प्रसाद राजद की स्थिति कमज़ोर होगी, 40 किलोमीटर लंबा रोड शो किया और फिर भी हार गए। तो ये पूरी पार्टी और उनके पिता और उनके भाई सब पर यह असर पड़ेगा, बड़ा असर पड़ेगा। और भाजपा जीते या जन स्वराज जीते, जो भी जीते, या बसपा जीते, जो जीते वहाँ से, तो उसकी ये बहुत बड़ी जीत होगी। जैसे बेलागंज में अगर सुरेंद्र यादव के परिवार से बाहर का कोई जीतता है तो वो बड़ी जीत होगी। उसी तरह रामगढ़ में अगर सिंह परिवार से बाहर का कोई व्यक्ति जीतता है, उम्मीदवार जीतता है, तो वो बहुत बड़ी जीत होगी। और बिहार की राजनीति में ये माना जा सकता है कि एक बदलाव की शुरुआत है। परिवारवाद के खिलाफ ये एक आवाज़ इसको मानी जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का जुड़ने के लिए। और तमाम संभावनाओं पर हम चर्चा कर रहे थे कि बिहार में जो 4 सीटों पर उपचुनाव संपन्न हुआ है विधानसभा के, अगर संभावनाएं उलट पुलट होती हैं तो क्या कुछ राजनीतिक परिस्थितियां बनेंगी। आप इस पर क्या राय रखते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताएं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।